नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ में कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं साईं कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हनुमान चौक, बालाघाट। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, जहां है DCA, PGDCA, MSc CS, MSW, MA इंग्लिश, MSc मैथ और BCA। जिला होमगार्ड कमांडेंट की बेटी ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। फांसी लगाने की वजह को तलाश रही है पुलिस। धार्मिक परंपराओं के साथ बुधवार को मनाया जाएगा हरितालिका तीज पर्व। महिलाओं के द्वारा गौरी शंकर की पूजा अर्चना कर रखा जाएगा व्रत। आवारा पशुओं से परेशान लांजी के किसानों ने नगरपालिका परिषद कार्यालय में बांधे जानवर। 3 वर्षों से नहीं बना है कांजी हाउस। एक अतिथि शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा है चाकाहेटी मिडिल स्कूल। सरकारी स्कूल में एक भी शासकीय शिक्षक नहीं है मौजूद। बच्चों के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। निर्माणाधीन लालबर्रा शमनापुर रोड में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक युवक की मौत। 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कलेक्ट्रेट में हाईटेक जन सुनवाई का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। समस्या का किया गया त्वरित निराकरण। और यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का समारोह पूर्वक हुआ समापन। कमला नेहरू सभागार में हुए विविध आयोजन। अब समाचार विस्तार से। जिला होमगार्ड कमांडेंट GP पंद्रे की बेटी धनेश्वरी पंद्रे ने मंगलवार को सिविल लाइन स्थित अपने घर में फांसी लगा ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनेश्वरी के मामा का निधन होने पर उनकी मां को होम कमांडेंट श्री पंद्रे नैनपुर की बस में छोड़ने के बाद कार्यालय चले गए। दोपहर करीब 1:30 बजे लंच टाइम होने पर जब वे घर पहुंचे, जहां धनेश्वरी अपने कक्ष में फांसी पर लटकी हुई थी, जिसकी सूचना उन्होंने कोतवाली पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। मैं ऑफिस से आया तो साले की खबर मिली थी मुझे कि मेरे साले, बड़े साले जो हैं नैनपुर में निवास करते हैं, उनका अंतकाल हो गया है। इस सूचना पे मैं ऑफिस से लंच टाइम में अपने घर आया और बच्चे ने दरवाज़ा खोला और बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा बच्ची कहाँ है? तो बोले वो अपने कमरे में हैं। तो मैंने कहा बुलाओ, उनको जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नैनपुर। तो वो बच्चे ने आके मुझे बताया कि पापा ऐसा हो गया है करके। कितने बजे की बात थी ये? 1:30 बजे की बात। घर पे उस वक्त कौन थे? घर पे मेरा बच्चा था छोटा, राहुल, विजेंद्र बोलते हैं जिसे जी। और ये छोटी गुड़िया थी जो जी। क्या नाम है गुड़िया का? और धनेश्वरी पंद्रे है जी, सबसे छोटी गुड़िया, और ये उससे छोटा है बालक। क्या बच्ची पढ़ती थी? क्या पढ़ती थी? बच्ची नहीं पढ़ रही थी, वो यहीं घर पे ही तैयारी वगैरह कर रही थी जॉब की। जी सर। वो मानसिक रूप से सब सोचते थे, अच्छे खाते पीते बढ़िया घर पे। धनेश्वरी ने किस वजह से फांसी लगाई, इसकी तस्दीक पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या पूरा मामला है और क्या विवेचना में भी सामने है? हमें खबर मिली है कि जो बालाघाट में डिप्टी कमांडेंट साहब का जो रेसिडेंस है, वहाँ पर उनकी जो बच्ची धनेश्वरी, उसने फांसी लगा ली। जिस पे यहाँ FSL टीम और थाने की पुलिस आकर कार्रवाई कर रही है। पंचनामा कार्रवाई हुई है। आगे जो कारण रहेगा वो जाँच में क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल में जो है अभी ऐसा क्लियर स्थिति नहीं है कि उसने फांसी क्यों लगाई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसने फांसी लगाई है। महिलाओं का प्रमुख त्योहार हरितालिका तीज बुधवार को धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मनाया जाएगा। आपको बताएं कि इस दिन भगवान गौरी शंकर की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरितालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं के सुहाग को लंबी उम्र प्राप्त होती है। वहीं कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत को पूरे विधान से करती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरितालिका तीज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इस पर्व को लेकर नगर के प्रमुख बाजारों में काफ़ी रौनक रही।
महिलाओं के द्वारा व्रत संबंधी पूजन सामग्री की खरीदी की गई। हरितालिका व्रत अन्य उपवासों से काफी कठिन माना जाता है। महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत रखकर रात भर गौरी शंकर की उपासना की जाती है। वहीं प्रातः विधि विधान से गौर का विसर्जन किया जाता है। करने आए हैं और ये तीज का व्रत महिलाएं जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है और ये सुबह मतलब ये दिन और रात का निर्जला व्रत महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। क्या विधि रहती है इसमें पूजा? इसमें सुबेरे गौर निकाला जाता है और फिर रात को विधि विधान से इसकी मतलब शिव पार्वती के बालू की मतलब जो पूजन किया जाता है, बालू से जो मतलब बनाते हैं पिंडी बनाते हैं शंकर भोलेनाथ की, उनकी पूजा की जाती है विधि विधान से शाम के समय और फिर रात भर जागरण किया जाता है और फिर सुबह नदी तालाब में विसर्जन किया जाता है इसका और फिर इसके बाद ये व्रत मतलब पूर्ण होता है। लांजी नगर में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने जानवरों को पकड़कर नगर परिषद कार्यालय में बांधे रखा। आपको बताएं कि नगर में कांजी हाउस न होने से लावारिस जानवरों को बंद करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वहीं किसानों की मांग पर सीएमओ प्रफुल्ल गठरे द्वारा कर्मचारियों को तत्कालिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं पार्षद मोनू सौरभ और सुरेंद्र बड़गैया के द्वारा किसानों के हित में कांजी हाउस की मांग की। आप बताइए, आप ये जानवरों को लेके आए हैं, किस चीज़ के लिए लेके आए हैं? लांजी नगर परिषद के अंतर्गत जो कांजी हाउस है 3 माह पूर्व से क्षतिग्रस्त हो चुका है। किसानों के द्वारा इसकी सूचना नगर परिषद को दी गई थी, परंतु आज वर्तमान तक के कांजी हाउस की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जो लावारिस जानवर जो सड़क पे रहते हैं वो खेतों पे जा रहे हैं। खेतों में जाने से किसानों का जो धान अभी निकल रहा है वर्तमान में वो लावारिस जानवर खा रहे हैं। इससे किसानों में आत्मदाह जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यदि किसान आत्मदाह करता है तो इसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की रहेगी, नगर परिषद लांजी की रहेगी। क्या नाम है आपका? बताइए, क्या समस्या लेके आए हो? पूरा नाम बताइए, क्या समस्या लेके आए हैं आप? जानवरों की नुकसानी की वजह से ये लावारिस पूरे रहते हैं रोडों पर, रहने के बाद दिन भर इधर कई तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, फिर रात में खेतों की बर्बादी करते हैं। मैं पिछले करीब 1 महीना 20 से 25 दिन पूर्व मेरे और माननीय अध्यक्ष महोदय नगर परिषद लांजी द्वारा जाकर किसानों की समस्या को देखते हुए, चूँकि अभी किसानों का जो फसल है वो अभी बहुत ही पीक पीरियड पे है, अभी फसल को जानवरों के द्वारा नुकसान किया जा रहा है। तो पिछले
15 से 20 दिन पूर्व भी मैं मेरे द्वारा और माननीय अध्यक्ष महोदय को ले जाकर उनके साथ जाकर और अभियंत्री को भी तकनीकी शाखा से ले जाकर दिखाया गया कि इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है कांजी हाउस में, तो इसको सुधार करे। उस समय भी उन लोगों ने हाँ कर उन्होंने आज तक की भी सुधार नहीं किया, जिसकी वजह से किसानों को आज समस्या होने पड़ रही है, जिसके पूर्ण जिम्मेदार यहाँ का निर्माण शाखा के लोग हैं। पता नहीं किस वजह से वो लोग डिपार्टमेंटली काम कराने से चूक रहे हैं। ठेकेदारों से उनको क्या फ़ायदा है, ठेकेदारी से कराने से क्यों चाह रहे हैं। सीएमओ को भी कई बार बताया गया और उपयंत्री को भी कई बार बताया गया, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग लगातार यहाँ चिल्ला रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ के अधिकारियों द्वारा बहुत ही लापरवाह पूर्वक कार्य और किसानों के दर्द को अपना दर्द न समझते हुए कोई भी कार्य कराया नहीं गया। इसका संपूर्ण जवाबदार नगर परिषद लांजी का निर्माण शाखा के लोग हैं। और कटंगी के शासकीय माध्यमिक शाला चाकाहेटी में 39 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इस स्कूल में एक भी शासकीय शिक्षक नहीं है। महज एक अतिथि शिक्षक के भरोसे स्कूल का संचालन हो रहा है। विद्यार्थियों की माने तो उन्होंने विज्ञान और गणित की पुस्तक अब तक खोल के भी नहीं देखी है। ग्रामीणों के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। आपको बताएं कि कटंगी के करीब 300 शासकीय शिक्षकों के पद रिक्त है। स्कूल में शिक्षक नहीं होने से गरीब बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। लाल कलर की और अनमोल कुमार। अच्छा अनमोल, मुझे बताइए कि आपके यहाँ टीचर नहीं पढ़ाता, कौन है आपको? सर जी रश्मि मैडम जी पढ़ाते। अच्छा, रश्मि मैडम के अलावा और कोई सर है यहाँ? नहीं सर जी। अच्छा नहीं है सर, फिर आप पढ़ते कैसे हैं? सर जी मैडम जी पढ़ाते, उसी को पढ़ लेते। अच्छा उसी को पढ़ते हैं। अच्छा कौन कौन से विषय पढ़ चुके हैं अभी तक आप? सर जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक। और गणित? नहीं सर जी। गणित नहीं पढ़ पाए, तो फिर पेपर कैसे देंगे? फिर आप नहीं दे पाएंगे। अच्छा किस पोस्ट पर हैं आप? सहायक शिक्षक। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि शासकीय माध्यमिक शाला चाकाहेटी वहाँ जो स्थितियाँ हैं उसको लेकर कुछ जानकारी ऐसी मिली है कि आपके पास वहाँ का प्रभार है ना, और दरअसल वहाँ शिक्षक एक भी नहीं है, तो कैसे व्यवस्था बनाते हैं फिर आप? नहीं तो हमने वहाँ के लिए मैंने आवेदन किए थे, मांग किए थे। अच्छा कि वहाँ टीचर चाहिए, तो 3 विषय के टीचर वहाँ लग रहे हैं, अंग्रेजी और गणित। तो अंग्रेजी और गणित के टीचर यहाँ आए, मगर उनने ज्वाइनिंग न लेते हुए मैंने 1-2 दिन अपना समय दिया और उनको करीब में जैसे स्कूल मिले तो वो यहाँ से चले गए, दूसरे जगह से स्कूल चले गए, है ना। उसमें सामाजिक विज्ञान की एक टीचर है, अतिथि शिक्षक। अच्छा अभी क्या स्थिति है, कितने शिक्षक हैं स्कूल में? हमको मिलाकर के 3, माने कंबाइंड चल रहा है पूरा। आपको मिलाकर पहली से लेके 8वीं तक? पहले से लेके 8वीं तक। कितने शिक्षक भी हैं? 3। तो माध्यमिक शाला में कितने शिक्षक अध्ययन कराते हैं? माध्यमिक शाला में 3। माध्यमिक शाला में, प्राथमिक में भी आप 3? प्राथमिक और माध्यमिक में 3। बच्चों ने बताया कि माध्यमिक शाला में केवल एकमात्र शिक्षिका है, वो भी अतिथि है। नहीं तो वो जो है टीचर, वो अब हमारे को प्राइमरी भी इधर देखना पड़ता है। अच्छा शर्मा जी क्या बता रहे हैं आप? जैसा कि मैं आज यहाँ की शिकायत सुनने में आई थी कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। आज हम इस स्कूल में खड़े हैं, यह माध्यमिक शाला, शासकीय माध्यमिक शाला चाकाहेटी अर्जुन टोला। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा में सिर्फ एक टीचर है अभी, वो भी अतिथि है। जैसा कि यहाँ आके पता चला, यहाँ पे 3 क्लास है, 6वीं 7वीं 8वीं। यहाँ पे 39 बच्चे अध्ययनरत हैं। इन बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। आज देखा जा रहा है एक शिक्षक के भरोसे 39 बच्चे, वो भी अलग अलग क्लास के, 18 सब्जेक्ट। एक टीचर कैसे मैनेज करेंगे? सरकार ना टीचरों की भर्ती कर रही है, ना शिक्षक अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर रही है। आज हमारे बालाघाट जिले कटंगी क्षेत्र के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा बीएड डिग्री धारण किए हुए युवा बेरोजगार लोग हैं। उन लोगों को भर्ती नहीं कर रही सरकार।
सिर्फ शिक्षा के स्तर को गिराने पे तुली हुई है। जहाँ देखो वहाँ पे शिक्षा के लिए लोग तरसते हैं। आज शिक्षा में हमारा देश बहुत आगे, किंतु हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो कि शिक्षा के प्रति इतनी लापरवाही बरत रही है कि बच्चों के भविष्य। कटंगी क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत अम्बेझरी का खैलांजी गांव बारिश के बाद 5 माह के लिए कैद हो गया है। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बांध से सटे खैलांजी गांव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अम्बेझरी से खैलांजी के बीच जो सड़क बनाई गई थी उस पर बने पुलिया में 10 फीट से भी अधिक पानी चढ़ा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को कच्चे रास्ते से आना जाना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्होंने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहाँ रहते हैं आप? खैलांजी। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? पुलिया पुल्ला है, पुलिया डूबा हुआ है। मोठा पुलिया बनव म्हणलं तर नाही बनवला ना, लहान पुलिया बनवला तर डुबला आहे आता। अच्छा, कितने महीने डूबा रहेगा ये? आता 4-5 महीने तो डुबला रहेनच। तो फिर आप आना जाना कैसे करते हैं? तले से पारी ना, तालाब की पार से। हाँ। अच्छा, तो डर लगता होगा आपको रात के वक्त इधर? अब देव लाग। अच्छा, आत्माराम जी क्या समस्या है? जी ये जो खैलांजी से अम्बेझरी तक ये जो रास्ता गया है, जब ये पानी आता है तो पुल भर जाता है, तो यहाँ पे आने जाने की बहुत बड़ी दिक्कत है, वो बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा, क्या पुल बना है कभी इसमें? बना है पर वो डूब गया है। अच्छा, डूब गया। क्या हर साल ऐसा होता है या इसी साल हुआ है? हर साल होता है। हर साल होता है। तो फिर आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर किधर से जाते हैं? इसी रोड से जाते हैं या दूसरा कोई रोड है? दूसरा है पर वो बहुत ऐसा है, फिर जंगल का रास्ता है कुछ। वन विभाग द्वारा आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन करते हुए नगर में बाइक रैली निकाली गई। यहां बाइक रैली दक्षिण सामान्य वन मंडल कार्यालय से प्रारंभ हुई, जो विश्वेश्वरैया चौक, अंबेडकर चौक, जयस्तंभ चौक होते हुए दक्षिण वन मंडल कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके संबंध में दक्षिण सामान्य वन मंडल के डीएफओ देव प्रसाद जे ने बताया कि ड्यूटी के दौरान कई वन कर्मचारी शहीद भी हो जाते हैं। 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें याद किया गया तथा कार्य के दौरान किसी प्रकार की घटना न हो, इस पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस मनाया गया, क्या मकसद है दिवस को मनाने के ऊपर? क्या है, वन में तो इतने साल से जो लोग काम करते हैं, बहुत खतरा रहती है, कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं रहती है, जिसे हमारा स्टाफ है अकेला रहते हैं जंगल में, पूरा वन और वन्य प्राणी की सुरक्षा में काफ़ी परेशान रहते हैं, और इस बीच में उनको कोई घटना हो जाती है, वहीं शहीद हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या है कि आज के दिवस है, उनका पूरा सैक्रिफाइसेस है, हमें याद करने का एक मौके के दिवस है। बड़े हर समय इसको याद करना है, फिर भी है जो एक दिवस है, इसके लिए तो हमें बहुत महत्वपूर्ण है इस संबंध में। हमने आज इस दिनांक को इस संबंध में हमने रैली निकाला है, और हमने बैठ के पूरा जो संदेश रहती है सीएम साहब की संदेश है, और हम लोग क्या करना है इन लोगों के लिए, जो इनका परिवार है, और इनके लिए जो आगे और कोई घटना ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, उस संबंध में भी हम लोगों ने बैठ कर चर्चा किया है। और इस संबंध में हमने 2 मिनट का मौन भी लिया है। हमारा सीसीएफ साहब ने भी अपना उपस्थिति किया है, और वहाँ पे संवाद सदन में भी हमने एक कार्यक्रम किया है। तो यही बात है। राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस मनाया गया, क्या मकसद है दिवस को मनाने के ऊपर? क्या है, वन में तो इतने साल से जो लोग काम करते हैं, बहुत खतरा रहती है, कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं रहती है, जिसे हमारा स्टाफ है
कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्या को ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2017 की बीमा राशि का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर धपेरा मोहगांव के किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है आपका? कृष्णचंद पिछोड़े। कहाँ से आए हैं आप? धपेरा मोहगांव से। अच्छा, क्यों आए थे आप यहाँ पर? क्या है, हमारी बीमा राशि सेंट्रल बैंक में हर साल कटती है और बीमा राशि सभी को आया है, हमको नहीं आया है। कब का नहीं मिला आपको? 17 का मिल रहा है ना सभी को। 17 का? अच्छा, क्या वजह से, मतलब क्या हुआ था आपके साथ में, आपको फसल बीमा की राशि चाहिए? बीमा राशि हमारा KCC वहाँ बनी सेंट्रल बैंक में। नहीं, क्या हुआ क्या था कि आप लोग बीमा राशि की मांग कर रहे हैं? बीमा राशि इसलिए पिछले साल क्या है, फसल बीमा कीटनाशक लगी, फसल कम हुई, मंत्री जी ने पटवारी को भेजा, वहाँ फसल का विवरण कम आया तो मंत्री जी ने बीमा राशि भेजा, वो बीमा राशि हमको मिली नहीं, अभी तक नहीं मिली? नहीं, और आई भी नहीं है, और सभी को मिल चुकी है। कितने लोग प्रभावित हुए थे इससे? बहुत लोग प्रभावित हुए थे। तो कितना बनता है आपका फसल बीमा में? फसल बीमा तो मेरा कम से कम 60-70 हज़ार बन जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप? फसल बीमा चाहिए अपने को। किसानों के साथ में यहाँ पर आए थे, क्या मकसद है किसानों को लेकर के आने? हमारा मकसद ये है कि हम बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील के ग्राम धपेरा मोहगांव के रहने वाले किसान लोग हैं और मेरा सेंट्रल बैंक में मेरे गांव से कम 50 से 60 किसानों का खाता है। पूरे 5-7 पंचायत मिला के वहाँ पर 150 से 200 किसान लोग का वहाँ पर सेंट्रल बैंक में खाता है, जिनके सेंट्रल बैंक के द्वारा 2017 में फसल बीमा की राशि उन्होंने हमारे लोन खाते से काट लिए और वो राशि उन्होंने फसल बीमा के रूप में जमा करके बोले हमने आगे भेज दिए, आपका फसल बीमा हो गया। लेकिन समस्या इस बात की है कि सेवा सहकारी समिति मोहगांव धपेरा, वहाँ पर एक सेवा सहकारी समिति मोहगांव धपेरा है जिसमें फसल बीमा की 84 लाख रुपए राशि आई है। सिर्फ मोहगांव धपेरा सेवा सहकारी समिति को 84 लाख रुपए। उसके हिसाब से सेंट्रल बैंक में भी जैसे हम लोग के फसल बीमा कटे तो हम लोग को भी उसी हल्के के किसानों को जो सेवा सहकारी समिति में आते हैं उन लोगों को फसल बीमा की राशि मिली है। हम भी उसी हल्के में आते, लेकिन सेंट्रल बैंक के द्वारा हमें फसल बीमा की राशि नहीं दी गई। सेंट्रल बैंक के हम लोग बात करने गए तो बोले हमारे पोर्टल में शायद अभी नए मैनेजर साहब ने बताया हमने कुछ अपलोड नहीं किया, पुराने मैनेजर साहब ने क्या नहीं किया। सेंट्रल बैंक की टोटल त्रुटि और कार्रवाई, उनकी अपूर्ण कार्रवाई की वजह से 150 से 250 किसान सेंट्रल बैंक के फसल बीमा की राशि से वंचित है। और यह राशि हमें अभी लीड बैंक के मैनेजर श्री दिगंबर बोयर जी से बात किया। वहीं खैलांजी क्षेत्र के अंतर्गत कुमली निवासी गोविंद राव दूधमोंगरे ने तेज बारिश के चलते मकान के धराशायी होने पर जिला प्रशासन से नए मकान की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद राव दूधमोंगरे। कहाँ से आए हैं? मैं कुमली से आया हूँ जी। अच्छा, क्या समस्या लेकर के आते हैं? मेरा मकान 28 तारीख को गिर गया बारिश से गिर गया जी। तो क्या चाहते हैं आप अभी? मेरे को मकान मिलना चाहिए जी, मैं दूसरे के मकान में रह रहा हूँ अभी। आपने इसके पहले भी तो आवेदन किया था? मैंने पहले आवेदन किया था जी, आज तक कोई मेरी जांच नहीं हुई है, मकान पे कोई जांच करने कर्मचारी नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं आप? मैं तो कपड़े धुलाई का काम करता हूँ जी, जाति धोबी का आदमी हूँ। नहीं, कोई राहत नहीं मिली सर जी। तो सरपंच वगैरह को बताया थे आप? सरपंच को बताया तो बोले हम तुम्हारी समस्या नहीं सुनते बोलते हैं। क्यों? वो कलेक्टर महोदय सुनेगा ये बोलते हैं वो। तो क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा मकान होना चाहिए जी मेरे को। तो जिले के सचिव संगठन ने 6वें वेतनमान लागू किए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जिला पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। जी, आपका नाम बताइए। मैं भजनवाल के जिला अध्यक्ष सचिव संगठन बालाघाट। सर, ये आज आप लोग तहसीलदार महोदय से मिले हैं, आप जिला प्रशासन से मिले, किस लिए मिले हैं आपको? मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पर आज बालाघाट जिला
अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर आज जनसुनवाई में ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है, जो मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय पंचायत मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इसमें हमारी जो प्रमुख मांगें हैं, जो एक 7 जुलाई 2018 से जो सहायक अध्यापक को 7वां वेतनमान का लाभ दिया गया है, लेकिन सचिवों को इसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि आईएएस से लेके जो पेंशनधारी लोग हैं उनको तक 7वां वेतनमान का लाभ दिया गया है, लेकिन हमारे सचिवों को इसका लाभ नहीं दिया गया। और जो मांगे हमारे साथ में और रखी गई है, जो नवीन वेतनमान की जो गणना है, वो नवीन वेतनमान वो मध्य प्रदेश पुनरीक्षण अधिनियम 2009 के तहत उसकी गणना की जाए और हमारी नियुक्ति दिनांक से हमारी वेतनमान की गणना की जाए। शासन ने जो 6वां वेतनमान का जो आदेश हमारे लिए जो जारी किया है, उसमें भ्रांतियां हैं। उसमें गणना पत्रक जो जारी किया गया है वो गणना पत्रक त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जो 31 मार्च में 2018 को जो हमारा मौजूदा वेतनमान था वो 4,630 रुपये था, और शासन ने जो मैं नामदेव राउत, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन मंत्री। आज आप लोगों ने जनसुनवाई का रास्ता क्यों चुना अपनी मांगे मनवाने के लिए? मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा जी के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज जनसुनवाई के माध्यम से 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम सौंपा गया है। चूँकि सर देखा गया कि आपकी जो 13 सूत्री जो मांगे हैं उसको आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती जी, तो किस तरीके का रास्ता अपनाएंगे आप? हम लोगों की जो रणनीति है प्रदेश स्तर पर, विगत 5 सितंबर को हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर भोपाल में पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया है और हम लोगों ने 13 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया है। इसके पूर्व भी हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है। सरकार ने हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यदि शासन इस बीच 2-4 दिन के अंदर हमारी मांगों का निराकरण नहीं करती है, तो आगामी 18 सितंबर को भोपाल में चौराहे पर ढोलक मंजीरे के माध्यम से भजन गा कर अपनी व्यथा को हम सरकार के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे। उकवा क्षेत्र के अंतर्गत गुदमा के रानी दुर्गावती स्व सहायता समूह की महिलाओं ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी न होने पर 19 सितंबर को आने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का वो विरोध करेंगे। जी आपका नाम बताएं। जी श्रीमती ललती वीके। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं ग्राम गुदमा से रानी दुर्गावती स्व सहायता समूह की सचिव हूँ। दीदी क्यों आए थे यहाँ पर आप आज? जी सर, हम हमारी रसोईया बहन जो ग्रामीण अंचल में जो मध्याह्न भोजन जो बच्चों के लिए खाना जो बनाती हैं, उन रसोईया बहनों को इस घर से 10 बजे निकल जाती हैं नहा धोकर, और वो बहनें अपने काम काज में दिन भर 3 बजे रहती हैं और बच्चों को खाने पीने से लेकर बर्तन साफ करते तक 3 बजे तक रहती हैं। और उनको हमारी शासन प्रशासन ने 30 रुपये रोजी के हिसाब से इनको काम करवाया जा रहा है, जो इनको महीने में राशि मात्र 1000 रुपये का राशि दिया जा रहा है। तो सर इस समस्या को लेकर हम इसलिए आए हैं कि शासन हमारे आवाज़ को आज तक ना, जब भी हम हड़ताल किए या आंदोलन किए तो आज तक अनदेखा अनकानी कर दिया, बिल्कुल सुनाई नहीं किया। तो आज हम हमारी समस्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी मानदेय राशि मिनिमम 5000 से 10,000 से 5000 होनी चाहिए सर। अच्छा, क्या लगता है, उम्मीद है आप लोग की मानदेय बढ़ाया जाएगा? जी सर, उम्मीद है सर। और जैसे अगर नहीं बढ़ाया जाता तो फिर क्या करेंगे आप लोग? जी सर, अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम आगे फिर हमारे आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे सर। कैसा आंदोलन रहेगा आप लोग का? जी सर, हमारे समूह के संगठन के माध्यम से रहेगा सर। पूरी समूह वाले हैं जो हम आगे फिर कार्रवाई भोपाल तक करेंगे। मुख्यमंत्री जी आ रहे जन आशीर्वाद यात्रा के साथ में। जी सर। तो आप उनसे मुलाकात करेंगे वहाँ? जी सर, करेंगे सर। और क्या मांग रखेंगे अपनी? जी सर। जी सर, जैसे हमारे आश्वासन अगर पूर्ति नहीं किया तो हम तो जो अभी हमारे राजखंड क्षेत्र में अगर आ रहे हैं तो हम उसका बहिष्कार भी कर सकते हैं सर। हमारे उनका कार्यक्रम होने ही नहीं देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगर के हरिनंदा कॉम्प्लेक्स में छिंदवाड़ा मॉडल पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, एआईसीसी की सदस्य श्रीमती पुष्पा बिसेन व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनूप सिंह बैस के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने विकास में बालाघाट क्यों अधूरा, इस विषय पर अपने विचार रखे। इस दौरान सांसद व वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के जीवन दर्शन पर आधारित किताब छिंदवाड़ा मॉडल का वितरण किया गया। यहां पहुंचे जिला राजपूत समाज के अध्यक्ष संजय सिंह कचवा ने कहा कि वास्तव में छिंदवाड़ा में जो सब कुछ है जो एक मॉडल शहर में होना चाहिए।
वहीं इस मामले में बालाघाट बहुत पिछड़ा है। इसका कारण यह है कि हमारी जमीनी सोच विकास वाली नहीं रही है। जिले के विकास के लिए ऐसे प्रत्याशी को चुनना होगा जो विकास की सोच रखते हो। छिंदवाड़ा के विकास के बारे में चर्चा है तो विकास मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आया। 1972 में छिंदवाड़ा में मेरा जन्म हुआ था। मैंने बचपन से छिंदवाड़ा को देखा हूँ, सतत चेंज होते हुए देखा हूँ। और बालाघाट और छिंदवाड़ा की तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर हो गया है। आज हम लोग देखते हैं कि छिंदवाड़ा में वो सब कुछ है जो एक मॉडर्न शहर को चाहिए, और बालाघाट में वो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है जो एक पिछड़े को भी चाहिए। बालाघाट इतना पिछड़ा है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इसमें हमारे जो भी नेतृत्व रहे हैं वो जिम्मेदार रहे हैं, और उसमें जो मेन शक्ति जो रही है वो छिंदवाड़ा की जनता की रही है। आप देखेंगे कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी हैं, मेरे को लगता है कि उनके समाज के वहाँ 5 लोग भी नहीं होंगे, लेकिन लोगों ने वहाँ पे विकास को प्राथमिकता दी है। बालाघाट में कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ, उसका कारण यह है कि हमारी कभी भी सोच विकास वाली नहीं रही। हमको ये सोच रही कि कौन किसका आदमी है, कौन किस एरिया का आदमी है, उसी में हम लोग लगे रहे। छिंदवाड़ा आज संपन्न क्यों है? केवल चिकनी सड़क बनाने से कोई भी जिला संपन्न नहीं हो सकता। छिंदवाड़ा में उद्योग धंधे हैं, छिंदवाड़ा में रोजगार है। हम देखते हैं, मेरा अधिकांश नागपुर में भी रहना होता है, वहाँ 2 वाक्य चलते हैं, बालाघाट के लेबर और छत्तीसगढ़ी लेबर। वहाँ छिंदवाड़ा के लेबर कोई नहीं बोलता। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनूप सिंह बैस के द्वारा अपने विचार रखे गए। राष्ट्रीय स्तर के लेखक सम्मानीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी द्वारा लिखित हमारे प्रेरणा स्रोत सम्मानीय कमलनाथ जी के जीवन दर्शन पर आधारित किताब छिंदवाड़ा मॉडल 40 वर्षों के संघर्ष से जो छिंदवाड़ा कभी देश भर में, प्रदेश भर में जाना पहचाना नहीं जाता था, आज वो महानगरों की श्रेणी में बनकर खड़ा हो गया है। ऐसे ही छिंदवाड़ा के विकास की गाथा को लेकर आज हमने छिंदवाड़ा जो मॉडल पुस्तक का जो विमोचन विगत दिनों पूर्व शहरी मंत्री सम्मानीय बाबूलाल गौर जी द्वारा किया गया था, उस किताब का यहाँ वितरण समारोह, साथ ही बालाघाट जिले में किस तरह का विकास होना था और किस तरह का विकास नहीं हो पाया, इन विषयों को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। हमने बालाघाट जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के अनुसार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट द्वारा स्थानीय मुन्ना स्टेडियम में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने कुश्ती कला के जौहर दिखाए। मतलब कार्यक्रम के लिए
इसके संबंध में पीजी कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सोंधी ने बताया कि यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला दोनों ही वर्ग में वजन कैटेगरी के अनुसार कराया जा रहा है। यहाँ से चयनित प्रतियोगी जबलपुर में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग का जो खेल कैलेंडर हमें प्राप्त होता है उसके अनुसार हम जिला स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट द्वारा शासकीय कमल नेहरू महाविद्यालय बालाघाट को इस प्रतियोगिता का महिला पुरुष कुश्ती का आयोजन करने का दायित्व सौंपा गया था। उसी उद्देश्य को लेकर आज इस प्रतियोगिता का संपन्न कराई जा रही है, जिसमें जो कैटेगरी होती है वेट की कैटेगरी, पहला वेट होता है अंडर 48, फिर 48 से 52, 52 से 57, 57 से 62, 62 से 68, 62 से 72 और अबव। ये एक कैटेगरी होती है वेट की, उसी वेट के मान से ये सब कहते हैं। हालांकि यहाँ जो कुश्ती की जा रही है ये ग्रामीण अंचल का जो खेल होता है ये उस टाइप की कुश्ती हो रही है, लेकिन जब यहाँ का सिलेक्शन जब टीम होकर जाएगी जबलपुर संभाग के लिए तो वहाँ कुश्ती होती है पॉइंट के बेस पे। वहाँ लड़के को वेस्ट पूरा किट जूते मुझे पूरे के साथ उसको उतरना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये गद्दे पे कुश्ती हो रही है। आज कितने बच्चे चयनित करना है? बच्चे जाएंगे जबलपुर। कितने बच्चे जाएंगे और कब? हर वेट में एक लड़का जाएगा। राणा हनुमान सिंह ट्रस्ट के द्वारा कटंगी के मुंदीवाड़ा में धूमधाम से ताना पोला पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मरारमाली समाज के अध्यक्ष महेश मानेश्वर सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। वहीं ट्रस्ट के द्वारा बच्चों को इनाम का वितरण भी किया गया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह सरस्वाल। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर? ये बच्चों का ताना पोला कहलाता है जी। और ताना पोलाई के नाम से ये मशहूर है जी। उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये जो पर्व है महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर विदर्भ में, और अपना क्षेत्र विदर्भ से लगा हुआ है जी। यहाँ से मुश्किल से 15 किलोमीटर पे बाउंड्री है जी। तो मैं चाह रहा था कि बच्चों बड़ा बैलों का मेन पोला तो यहाँ हर वर्ष सैकड़ों सालों से भरते आ ही रहा है, लेकिन बच्चों को उत्साह वर्धन हेतु राणा हनुमान सिंह ट्रस्ट के ओर से ये आयोजन कराया जाता है, जिसमें प्रत्येक बच्चे के जो नांदिया लेकर आते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, जैसा जो लेकर आता है, सभी को एक सांत्वना पुरस्कार हम लोग बांटते हैं। और गांव की और आजू बाजू के वार्ड की महिलाएं इसमें जमा हो जाती हैं सभी, और झूले वूले का आनंद लेती हैं। ये मिनी मंडई टाइप का एक आयोजन है। अब मेन उद्देश्य है इसका कि बच्चों में एक उत्साह रहता है, इंतज़ार करते रहते हैं बच्चे आज के दिन के लिए, और इन्हें मिठाई का थोड़ा सा चॉकलेट टॉफ़ी ये सब हम लोग। किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ी के शासकीय हाई स्कूल लवेरी में अध्ययनरत छात्रा के साथ उसकी सहेली के द्वारा मारपीट की गई। छात्रा के द्वारा इस मारपीट को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन की बैठक आज बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक धर्मशाला में आहूत की गई, जिसमें उनके द्वारा आगामी कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इसके संदर्भ में सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष प्रेम मांद्रे ने बताया कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों से पैसा नहीं दिलवाया गया है। मांग पूरी न होने पर उनके द्वारा जल्द ही एक आंदोलन किया जाएगा, यहां तक कि वे चुनाव का बहिष्कार करने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। आज की बैठक हमारी आगामी आंदोलन को लेकर रखी गई है कि आचार संहिता लगने जा रही है, चुनाव की डेट आने वाली है और
बहुत समीप चुनाव आने वाला है और अभी तक हमारे रियल इस्टेट कंपनियों के पैसे की मांग को लेकर जो आंदोलन किया गया था उसके तारतम्य में सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है, कोई निराकरण नहीं निकाली है। इसी संबंध में अभी आने वाले समय में इस महीने लास्ट तक शायद हम लोग एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन हम लोग बालाघाट में करने जा रहे हैं। इसी संबंध में ये रूपरेखा और ये बैठक बनाई गई, रखी गई। कैसा आंदोलन रहेगा वो? ये आंदोलन हमारे पैसे को लेकर रहेगा। टोटल हमारा चुनाव बहिष्कार रहेगा कि पहले लोगों का पैसा, पहले भुगतान फिर मतदान। मतलब बहिष्कार करेंगे हम लोग। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जल्द से जल्द कंपनियों में क्या पैसे को लौटाया नहीं जाता पब्लिक को और मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो शायद हम लोग यहाँ पर संगठन के माध्यम। नगर के वार्ड नंबर 4 स्थित कन्नार टोला में सड़क निर्माण के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आज दोपहर में तहसील कार्यालय से प्रशासनिक अमला पहुंचा, जिनके द्वारा वहां सीमांकन कार्य किया गया। बाकी दादा का कहना वाले दादा का कहना बिल्कुल सही है, सबको हिसाब से सबको भी सबका कितने में लगाए वहाँ? ये तो खड़े हैं। आजा। सीमांकन करने पहुंचे राजस्व निरीक्षक श्री रांगजाले ने बताया कि वार्ड नंबर 4 के लोगों के द्वारा रोड में परेशानी को लेकर कलेक्टर को आवेदन किया गया था, जिसके चलते सीमांकन कार्य किया जा रहा है। वार्ड नंबर 4 वाले निवासियों ने ये रोड में परेशानी होती करके आवेदन दिया था, तो उसका तहसीलदार साहब के आदेश के अनुसार आज सीमांकन किया जा रहा है। तो इसमें रोड की जो चौड़ाई भरेगी और उसमें जो लोगों ने अतिक्रमण किया है उन लोगों के नाम से केस बनेगा अतिक्रमण का, और फिर ऐसा भी कार्रवाई हो, कोर्ट से कार्रवाई होगी। सड़क निर्माण को लेके नहीं, अभी निर्माण के लिए कुछ नहीं है, इनने आवेदन किया है तो इनके आवेदन के आधार पर हमने नाप कर दे रहे हैं और नाप में जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों की सूची बना देंगे, फिर हटाने की कार्रवाई फिर गवर्नमेंट से होगी जब रोड बनेगी, जब पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा। हाँ, अतिक्रमण हटाने के बाद रोड बनेगी, पहले तो बनेगी नहीं। कितनी एरिया में नाप जोखा? अब ये रोड अब देख रहे हैं, अब तो शुरुआत की है हमने, जहाँ तक जाएगी। हाँ, जहाँ तक जाएगी रिकॉर्ड में जहाँ तक जाएगी वहाँ तक नापेंगे, उसके बाद खत्म। अगर कोई अतिक्रमण के दायरे में आता है तो उसकी सूची बनाई जाएगी। वहीं वार्डवासी अधिवक्ता शंकर कंसरे ने कहा कि सड़क निर्माण होना बहुत ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि नगरपालिका सामंजस्य बनाकर सड़क का निर्माण करे। यहाँ बताया कि सड़क के जर्जर हालत को लेकर कनार टोला के लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त हो गया था, जिसके चलते लोगों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। आज वार्ड नंबर 4 कनार टोला की ये रोड का सीमांकन के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। कलेक्टर महोदय के पास आवेदन भी दिए थे और तहसीलदार महोदय को निर्देशित किया गया था। तो आज तहसील कार्यालय से आरआई साहब और पटवारी साहब पहुँचे हुए हैं और मेन रोड से लेकर के नाप चल रहा है और जैसा भी नाप में जो रिकॉर्ड के अनुसार नाप आएगा उस आधार पे जो है केस बना के देंगे, मामला चलेगा। हम नगर पालिका से भी चाहते हैं कि सामंजस्य बना करके इस रोड का सीमेंटीकरण करें, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई विवाद हो, लेकिन जो रोड की जगह है वो एक्चुअल में निकलनी चाहिए और सभी के लिए आवागमन के लिए सुलभ होना चाहिए। लेकिन ये रोड में अगर वो अतिक्रमण के दायरे में कुछ लोग आएंगे तो फिर कैसा करेंगे? तो फिर कलेक्टर महोदय के पास जा कर के कलेक्टर महोदय मतलब कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करेंगे। रोड तो अति आवश्यक है ना? हाँ, बहुत ज़रूरी है। रोड में जो भी किए हैं वो स्वेच्छा से हटा ले और नहीं हटाएंगे तो फिर। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदपुरी में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक बालक घायल हो गया। घायल बालक प्रीत उइके को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगरपालिका बालाघाट में गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त पार्षदगण मौजूद रहे।
इस संदर्भ में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। यहाँ पे प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी गणेश जी का फंक्शन, गणेश जी का पर्व मनाने के संबंध में आज हमने चर्चा करी, जिसमें कि शांतिपूर्ण तरीके से भगवान गणेश की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित करके तो सभी पार्षदगण इसमें उपस्थित रहेंगे और आरती सुबह शाम के अनेकों प्रकार के छोटे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सर, ये देखा गया कि विसर्जन मतलब जैसे तालाबों में करवाएंगे, क्या कुंड बना के रखेंगे, क्या विसर्जन बनाने के लिए कुंड बना हुआ है, उसी कुंड में ही विसर्जन होगा। जैसा हर प्रतिवर्ष होता है इस वर्ष भी कुंड में ही विसर्जन किया जाएगा। तालाब में किसी प्रकार की कोई मूर्ति विसर्जित नहीं की जाएगी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति को बालाघाट में प्रतिबंधित है, पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है। तो मैं सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति का उपयोग ना करें, जिससे कि पर्यावरण को उससे काफ़ी नुकसान होता है, जल प्रदूषित होता है और जल में रहने वाले जीव जंतुओं जिसमें कि हानिकारक पेंट का लोग उसमें उपयोग करते हैं, जिसमें कि उसके जीव जंतु भी नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार का ऐसा कोई हम पर्यावरण को नुकसान करने वाला ऐसा कोई काम ना करें। मट्टी से बनी प्रतिमा ही। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए 19 सितंबर को बालाघाट जिले में प्रवेश करने जा रही है। इस संदर्भ में कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक ली गई, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे, उपाध्यक्ष वीना कनौजिया, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ऐसा विचार है कि बालाघाट से महिला शक्ति का एक संदेश जाना चाहिए और इस दृष्टि से विचार जैसी सहमति बने कि क्यों ना मातृ शक्ति जन आशीर्वाद यात्रा की अगवानी करे और हमारी माताएं अपने आप को सबके लाइसेंस होना चाहिए, ऐसी लिस्ट हम बना रहे हैं। और दूसरा एक और आग्रह था कि जैसे कोसी से बालाघाट की सीमा शुरू होती है। इस दौरान मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि आगामी 19 सितंबर को नगर में आ रही जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों को लेकर मतदान केंद्र के कार्यकर्ता टोलियों में घर घर जाकर आमंत्रण देंगे। और यात्रा का दिन था 6 तारीख। 6 तारीख को बंद का और इसके बावजूद भी खंडवा की और हरदा जिले की यात्रा ऐतिहासिक रही। बसें नहीं चली, वाहन कम चले, लेकिन ऐसी ताकत वहां के कार्यकर्ताओं ने झोंका की सारी बात दरकिनार हो गई और माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा को सर्वाधिक मिली। अब मित्रों, यदि हम श्रद्धा से और आत्मविश्वास के साथ, श्रद्धा भी हो और आत्मविश्वास, तो पत्थर भी पिघलता है। हम जब निमंत्रण पत्र देने जाएं तो हमारे चेहरे का भाव कैसा होना चाहिए। सामान्य सबसे पहले तो हम गलती करते हैं कि जिसको निमंत्रण देते उसके नाम में ही लिखने में कहना चाहिए। उदाहरण के लिए श्रीमान श्रीमती लिखा है तो उसमें किसी को काटने के लिए श्रीमान श्रीमती। पुलिस विभाग द्वारा यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति सजगता बढ़ाने का अभियान 4 सितंबर से 11 सितंबर तक चलाया गया, जिसका आज समारोहपूर्वक समापन किया गया। स्थानीय कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में आयोजित यह कार्यक्रम कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में हुआ।
इस दौरान डीआईजी इरशाद वली, कलेक्टर डीवी सिंह, पुलिस अधीक्षक जयदेवन ये सहित अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने यातायात नियमों का पालन करने इस दौरान कला पथक दल के कलाकारों सहित बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यातायात का आखिरी होता क्या था पूरा प्रोग्राम? माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार पूरे प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात जागरूक सप्ताह दिनांक 4 सितंबर से 11 सितंबर तक चलाया गया और आज 11 तारीख है तो आज उसका समापन है। और सप्ताह भर जितनी भी गतिविधियाँ है उसके संबंध में स्कूल के बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन, रैली, उस संबंध में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है जिसमें कृषि मंत्री माननीय गौरीशंकर किशन जी हैं, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, डीआईजी महोदय, आईजी महोदय और कमांडेंट और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। सर एक 19 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या बैकअप इंतजाम है? आज प्रोग्राम पता चला है और उस हिसाब से सीएम हाउस से जैसा विस्तृत प्रोग्राम आएगा उस हिसाब से बालाघाट में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी मुस्तैदी से। वो रात्रि विश्राम भी करेंगे यहाँ पे? जैसा प्रोग्राम है उस हिसाब से पूरी व्यवस्था लगाई जाएगी, सिक्योरिटी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। लालबर्रा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हरितालिका तीज पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दी, जहां महिलाओं के द्वारा पूजन सामग्री की खरीदी की गई। वहीं महिलाओं के द्वारा इस त्योहार के मौके पर फुलेरा बांधकर रात भर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाएगी।
वाराणसी में भी बुधवार को हरितालिका तीज पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व की पूर्व संध्या पर बाजारों में काफी रौनक नजर आई। कौन सी सामग्री खरीदी कर रहे हैं अभी? हम ये टोकनी और फुलेरा खरीद रहे हैं। किस पर्व के लिए? ये तीजा त्योहार के लिए। तो तीजा पर्व त्योहार क्या क्या सामग्रियाँ लगती है इसमें? इसमें तो सामान क्या बोलते हैं, ये देखो चूड़ी वगैरह बहुत सी चीज़ें लगती हैं। तो इसको अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। इसमें मतलब खोले के 3 दिन तक इसका 3 दिन के बाद में इसका ये होता है त्योहार प्रारंभ। तो ये मतलब एक दिन से दूसरे दिन तक 12 बजे तक इसका उपवास रहता है। हाँ, कब से प्रारंभ होगा, कब से क्या? ये आज रात से प्रारंभ होगा 12 बजे। और कब तक रहेगा ये कल 12 बजे तक। कल रात 12 बजे तक? जी, रात 12 बजे से दूसरे दिन 12 बजे। तो सुबह क्या करेंगे आप लोग? सुबह हम नहा धोकर वो गौर निकालते हैं और फिर पूजा मतलब करते हैं। अरे पार्वती भगवान जी को क्या बनाएंगे? हाँ, शंकर पार्वती जी की रेत की पिंडी बनाकर इसमें वहाँ पर पूजा करते हैं नदी की। फिर घर आते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह? दूसरे दिन सुबह फिर इसको विधि विधान से पूजा करके इसको विसर्जित कर देते हैं। पति की दीर्घ आयु के लिए ये फास्ट करते हैं। तो ये स्वागत महिलाएं करती है? हाँ, स्वागत महिलाएं। लालबर्रा समनापुर मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत बमनी के पास मंगलवार को एक मोटरसाइकिल की टक्कर से राजकुमार नागेश्वर की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस संबंध में घायल मुकेश मात्रे ने बताया कि वहां अपने दोस्त राजकुमार के साथ मोटरसाइकिल से मगरदर्रा से अमोली जा रहे थे। इस दरमियान दूसरी ओर से आ रही मोटरसाइकिल ने जबरदस्त टक्कर मार दी। वहीं पुलिस ने आरोपी लोकेश बोपचे के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पूज्य सिंधी पंचायत समिति बालाघाट के मार्गदर्शन में रायल ग्रुप द्वारा आज स्थानीय वैद्यलान में सिंधु आनंद मेला का आयोजन किया गया, जो भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी के प्रमुख आतिथ्य व पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष घनश्याम दास चावला की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें बच्चों ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कुमार वाधवानी से निवेदन करूंगा कि हरियाली का पौधा देकर उनका सामान हमने आज जो बताया गया है कि कार्यक्रम आनंद उत्सव आनंद उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। शायद मेरी जानकारी में कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। बालाघाट में जहाँ तक बात है, बालाघाट की सामाजिक बनावट में सिंधी समाज का जो योगदान और जो उपस्थिति है उसे नकारा नहीं जा सकता और इसको और आगे बढ़ाना अपनी मैं जरूर चाहती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, जो आपकी बहुएं हैं, आपकी बेटियां हैं, इनकी भूमिका में और ज़्यादा वृद्धि हो और ये समाज के नेतृत्व के लिए सक्षम हो और ऐसा ये कर सकती हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारी बहनों से मेरी बात होती है और मैं उनमें विलक्षण प्रतिभा पाती हूँ और वो आगे बढ़े, इसमें
आप सबसे समझना चाहती हूँ। बंधुओं, समाज एक ऐसी संरचना है जो हमको आत्मबल देता है, हमारे किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा देता है। आप जो बुजुर्ग इस सभा मंच पे बैठे हुए हैं, उन्होंने समाज की प्रस्तावना के लिए रमेश जी को बहुत लंबे समय से जानती हूँ, उनके संघर्ष को, उनके किए गए कार्यों को भी जानती हूँ। आप में से बहुत से लोगों से सबसे परिचित हूँ। आपने न केवल अपने समाज को बढ़ाने के लिए, इस संबंध में रायल ग्रुप के पदाधिकारी अनिल वाधवानी ने कहा कि समाज को एकजुट करने रायल ग्रुप द्वारा यहां अनूठी पहल की गई है। समिति बालाघाट के मार्गदर्शन में रायल ग्रुप द्वारा सिंधु आनंद मेला का आयोजन किया गया है आज स्थानीय वैदलौन में, और इसमें खासियत यह है कि समाज को एकजुट करने के लिए रायल ग्रुप द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसके अंतर्गत बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं और उन्हें एक मंच प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत तबला, ढोलक, वाद्य यंत्र, एकल नृत्य, डांस, सोलो डांस, इन सब की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को एक मंच प्रदान किया जा सके। इसके अलावा जो सिंधी स्वादिष्ट व्यंजन हैं जो आज समाज से विलुप्त हो चुके हैं, उनको पुनः बच्चों को आकर्षित करने के लिए यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पे चाइनीज़ डिश एक भी नहीं है, पिज़्ज़ा, बर्गर एक भी नहीं है। यहाँ पे जो भी डिशेस हैं प्योर सिंधी डिशेस हैं, और हमारा इसको करने का उद्देश्य एक ही है, हमारा समाज एक हो और इसका समाज में ऐसे अच्छा जाए। धन्यवाद। भाजपा नेता संजय मसानी के जनसंपर्क कार्यालय में गणेश प्रतिमा का वितरण किया गया। श्री मसानी के द्वारा क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए 90 पंचायतों में कुल 120 गणेश प्रतिमा वितरित की गई। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति महाराज की जय, गणपति महाराज की जय, गणपति महाराज की जय, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो गणपति भगवान की जय, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। गणपति सुख का करता है और दुख का हरता है। मैं यहाँ, ये मेरी कर्म भूमि है, मैं अपनी कर्म भूमि के समस्त जीवों के, समस्त मानव कल्याण के, जीवन में जो दुख है उनको दुखों को हरने के लिए और सुख का करता, उनके जीवन में सुख का आगमन हो, उनके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव का वातावरण हो, हमारे गांव में सुख शांति समृद्धि वैभव का वातावरण हो और एकता हो। इसके तहत हमने एक मुहिम चला रहे हैं। जो मुहिम हमने आज से निर्णय लेके चालू किया है कि हम प्रत्येक गांव में गणपति जी विराजमान कराएंगे और गांव की एकता के प्रतीक के रूप में, ये नहीं कि अलग अलग, हर एक गांव में एक गणपति रहेगा जो संपूर्ण समाज का गणपति होगा और गांव का गणपति होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि गणपति जी वहाँ विराजमान हो और वहाँ उस गांव में सुख शांति समृद्धि का वातावरण रखे, उस गांव में समृद्धि हो और एकता का परिचायक बने। वाराणसी लालबर्रा मार्ग पर स्थित सिद्ध स्थल में श्री कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव के 2 दिवसीय जन्मोत्सव का समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वाराणसी विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के द्वारा मंगलवार को विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधायक योगेंद्र निर्मल ने कहा कि थानेगांव सिर्रा डोंगरगांव मार्ग के भूमि पूजन करने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, क्योंकि वह मार्ग स्वीकृत ही नहीं हुआ है। विधायक श्री निर्मल ने कहा कि डॉक्टरों की कमी विश्वव्यापी समस्या है, जिसे दूर करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं विधायक श्री निर्मल ने कहा कि डोकरिया डैम निर्माण में प्रथम निरीक्षण प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए करीब 7 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये जो है सीरा टोला थानेगांव डोंगरगांव मार्ग
इनके टेंडर भी बहुत निकट भविष्य में लगेंगे। मुझे मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से श्री पंकज झमर मुख्य महाप्रबंधक का पत्र भी प्राप्त हो गया है। इनने 20/8 को पत्र लिखा जिसकी प्राप्ति मुझे हो गई और इसमें ये रोड सेंक्शन है थानेगांव सीहरा टोला डोंगरगांव मार्ग और इसमें ये रोड सेंक्शन है थानेगांव सीहरा टोला डोंगरगांव मार्ग और एक मार्ग है बिठली मोहगांव। इस पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुलिया है जिस पे हमारे नेता हुकमचंद बिसेन वर्षों से मांग कर रहे थे। लगभग ये मांग उनकी 15 वर्षों से चल रही थी और वो इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने कई बार मुझसे संपर्क किया। इस रोड को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लगाया तो ये दोनों लोग भी MPRCP की ये डोकरिया का सर्वे लग गया, टेंडर उसके जारी हो गए। टेंडर का आपको व्हाट्सअप हम कर देंगे और 6,45,000 रुपये का टेंडर हुआ है सर्वे का। ये पहला सर्वे है। इसका दूसरा सर्वे बोधी करेंगे जो बाकी की राशि है लगभग 30 लाख रुपए की। ये पहला चरण है, ये गूगल से सर्वे होगा और अगला जो सर्वे बनेगा वो बोधी, जो मध्यम सिंचाई होती है उसको बोधी करते हैं और जो बड़ी परियोजनाएं उनको बोध करते हैं, ऐसा वो कार्यालय। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिला होमगार्ड कमांडेंट की बेटी ने लगाई फांसी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। फांसी लगाने की वजह को तलाश रही है पुलिस। धार्मिक परंपराओं के साथ बुधवार को मनाया जाएगा हरितालिका तीज पर्व। महिलाओं के द्वारा गौरी शंकर की पूजा अर्चना कर रखा जाएगा व्रत। आवारा पशुओं से परेशान लांजी के किसानों ने नगरपालिका परिषद कार्यालय में बांधे जानवर। 3 वर्षों से नहीं बना है कांजी हाउस। एक अतिथि शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा है चाकाहेटी मिडिल स्कूल। सरकारी स्कूल में एक भी शासकीय शिक्षक नहीं है मौजूद। बच्चों के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। निर्माणाधीन लालबर्रा शमनापुर रोड में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक युवक की मौत। 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कलेक्ट्रेट में हाईटेक जन सुनवाई का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। समस्या का किया गया त्वरित निराकरण। और यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का समारोह पूर्वक हुआ समापन। कमला नेहरू सभागार में हुए विविध आयोजन। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio